हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान हब पे। हमने व्याकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। व्याकरण के तीन भेद होते हैं: शब्द विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार। हमने वर्ण विचार को शुरू कर रखा था। वर्ण विचार दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। हमने स्वर के बारे में पढ़ा है। अब स्वर के भेदों के यानी कि स्वरों को वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। स्वरों को कितने प्रकार बांटा जा सकता है? स्वरों को हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं। एक बार मैं एक एक के नाम बता देता हूँ, फिर हम एक एक को पढ़ेंगे। हमने कल लिख लिया था क्या कि 5 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। एक नंबर पर होगा उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा ओष्ठावधि के आधार पर, तीसरा जीवा के जीवा के आधार पर या जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, पांचवा मुखाकृति के आधार पर, मतलब मुखी आकृति के आधार पर, और पांचवा नासिक के आधार पर। इसके अंदर आज हम शुरुआत करते हैं। पहला भेद, पहले के अंदर क्या आएगा? उच्चारण अवधि के आधार पर, यानी कि उच्चारण के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अब पहले हम हेडिंग डालेंगे एक नंबर पे, लघु स्वर। लघु स्वर क्या होता है? लघु स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, अर्थात एक मात्रा वाले स्वर, यानी कि एक मात्रा का समय लगता हो, उसे लघु स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। इसमें लिख सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो। कम समय लगता हो अर्थात एक मात्रा वाले स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता हो, अर्थात वे स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता हो, अर्थात एक मात्रा वाले स्वर या एक मात्रा का समय लगने वाले, एक मात्रा का समय लगता हो। इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे इसमें 4 स्वर को शामिल किया गया है। जैसे ए में मात्रा कितनी है? 1। इसके बाद में क्या आएगा? ई। इसके बाद में क्या आएगा? उ और री, यानी कि छोटा उ और री। अब बात करते हैं 2 नंबर पर दीर्घ स्वर की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन देके बताओ कि लघु स्वर कौन सा और दीर्घ स्वर कौन सा है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर कहलाते हैं, यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर बात करें, 2 मात्रा वाले कौन से आएंगे? आ, ई, उ, ए, ओ। मतलब आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इन सभी में 2 मात्रा है। कैसे? इसको भी हम 2 भाग में बांटा जा सकता है। इसके भी 2 भाग हो सकते हैं। कैसे? ये कौन से हैं? एक जातीय है, मतलब सब एक जाति से मिलकर बने हैं। मैं अभी बताऊंगा कैसे। ये कौन से हैं? विजातीय स्वर है।
अब यह विजातीय कैसे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ए है, ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए को क्या लिख सकते हैं, ए या आ प्लस ई या ई। एम में छोटी ई मिलाएंगे तो ए का निर्माण होगा, एम में बड़ी ई मिलाएंगे तो ए का निर्माण होगा, यही है ना। अब बड़े ए की बात करते हैं तो ए या आ प्लस छोटा ए या बड़ा ए, इसमें इसको मिलाया जा सकता है नहीं। अब बात करते हैं ओ की, ओ में ए या आ और किसको शामिल कर सकते हैं, उ ए प्लस उ या ए या बड़ा ए। बात करते हैं औ की, औ के अंदर ए या आ और इसमें भी किसको शामिल कर सकते हैं, बड़े और छोटे ओ को। इनसे मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा ओ। यानी कि इसका निर्माण कितनी जातियों से हुआ है, 2 जातियों से। मतलब एक की बात करें, एक के अंदर ए या आ आएगा जो समान जाति के यानी कि सजातीय है, और उनमें अलग कौन सा मिला है, विजातीय ई या ई। तो किसका निर्माण हुआ है, ए का। इसी प्रकार ये कौन सा हो गया, विजातीय स्वर हो गया। इसका स्क्रीन ले लो। अब बात करते हैं हम 2 नंबर पे, उच्चारण अवधि के आधार पर पढ़ लिया। अब बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। अब ओष्ठाकृति के आधार पर 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होंगे, वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। तो इसके अंदर एक आ जाएगा, पहला नंबर पे क्या आ जाएगा, वर्ताकार स्वर। अब वर्ताकार स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है। मतलब हम किसी का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ, मान लो ये होठ है, और इनकी आकृति हमें कैसे दिखाई देगी, ऐसे गोल गोल दिखाई देगी। कैसे, मैं बताता हूँ, ऊ। अब ऊ को हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों को आकार क्या हो जाता है, गोल। इसको हम लिख सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाती है। होठों की आकृति कैसी हो जाएगी, गोल हो जाती है, अर्थात वृत्त के समान गोल हो जाती है। होठों की आकृति इसे लिख लो, वृत्त के समान गोल हो जाती है, वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। इसके अंदर लिख सकते हैं जैसे ऊ ऊ ऊ ऊ ओ और ओ। अब बात करते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन सा आएगा, अवर्ताकार स्वर। अवर्ताकार स्वर कौन सा होगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में, अवर्ताकार स्वर की बात करते हैं। अवर्ताकार स्वर में कौन सा हो जाएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान न होकर, यानी कि होठों की आकृति वृत्त के समान न होकर होठ फैली रहती है, यानी कि होठ फैले रहते हैं। मतलब ए आ ई ऊ नहीं, री ए। इसको लिख सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर
फैली रहती है, आवर्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ए री, आ ए री और ई और ई। इस प्रकार हमने 2 नंबर पर लिया ओष्ठाकृति के आधार पर। अब बात करते हैं 3 नंबर पर जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर अगली स्लाइड में करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं 3 नंबर पे कौन सा वेद जाएगा। जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके अंदर 1 नंबर पे बात करते हैं अग्र स्वर की। अग्र स्वर। अग्र स्वर के अंदर क्या लिख सकते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ यानी कि जीवा का अगला भाग क्रियाशील हो। कैसे? हम बात करते हैं ई। ई के अंदर क्या होगा? हमारी जीभ अगले हिस्से से बात करेगी। इसको लिख सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील हो, अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे अग्र स्वर कौन कौन से होंगे? ई री ए। ई, कैपिटल ई, री ए। अब बात करते हैं 2 नंबर पर क्या आएगा? मध्य स्वर। मध्य स्वर के अंदर क्या जाएगा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील हो, यानी कि अगर में अगला, मध्य में बीच का और पश्चिम में पीछे का मध्य स्वर। ये आज तो याद रह जाएंगे, पर 2-4 दिन बाद में आप भूल जाओगे। मध्य स्वर आएगा तो आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी क्या मध्य स्वर क्या होता है। इसलिए मैं आपको एक एक बिंदु लिखा रहा हूं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील हो, मध्य स्वर कहलाता है। जैसे मध्य स्वर कहलाता है। जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं? जैसे अ, इसमें ए क्या आएगा? अ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो। मध्य स्वर क्या होता है? जो एक ही होता है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। 3 नंबर पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग क्रियाशील हो। पश्च स्वर कहलाता है। जैसे इसके अंदर कौन सा आएगा? वे स्वर जो जीवा की किसी से निकलते हैं पीछे से। आ बोले तो यहाँ से आएगा, तालु के पीछे की। उ री उ ओ। इसमें अंदर हमारे जीभ को पीछे के हिस्से पर जोर पड़ेगा। आ के बाद में क्या आएगा? उ ओ और ओ। इस प्रकार हमने जीवा के आधार पर पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम मुख्याकृति के आधार पर, यानी कि 4 प्रकार के होंगे: सवर्त, विवर्त, अर्धसवर्त और अर्ध विवर्त। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली स्लाइड पर हम बात करते हैं।
अब बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। इसके अंदर पहला भाग होगा सवर्त। सवर्त स्वर। सवर्त स्वर क्या होगा? सवर्त मतलब वर्त के समान, लेकिन क्या होगा? मुंह कम खुला रहेगा, यानी कि सबसे कम खुला रहेगा। इसको लिख सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वर्त के समान तो खुला रहता है, लेकिन सबसे कम खुला रहता है, यानी कि थोड़ा खुला रहता है। जैसे ई, उ, री। वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह है, अपना मुख, यानी कि जिनके उच्चारण में मुख वर्त के समान खुला रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है। सबसे कम खुलता है तो ये स्वर क्या कहलाते हैं? सवर्त स्वर कहलाते हैं। सवर्त स्वर कहलाते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे में लिख सकते हैं वर्त के समान तो रहेगा लेकिन कम रहेगा। इसमें लिख सकते हैं ई, उ और री। ये 5 स्वर किस में आ जाएंगे? सवर्त स्वर में। 2 नंबर पर बात करते हैं स्वर्त के बाद में क्या आएगा? अर्धस्वर्त। अर्धस्वर्त स्वर। अर्धस्वर्त में क्या होगा? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सवर्त स्वरों से थोड़ा सा अधिक खुला रहेगा, यानी कि अर्थात तुलना में आधा बंद सा रहेगा, मतलब थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि उसमें सबसे कम रहेगा और उससे थोड़ा सा भी ज्यादा खुला रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख स्वर्त स्वरों की तुलना में आधा कम खुला रहता है। क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर्त स्वर कहलाते हैं। जैसे में हम क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर आएगा ए और ओ। इसमें यानी कि मुंह न बराबर न के बराबर ही खुला रहता है। 3 नंबर पर बात करते हैं विवर्त स्वर, यानी कि इन सवर्त स्वरों से एकदम विपरीत, मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, मतलब पूरा का पूरा खुला रहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा खुला रहता है। जैसे आ के अंदर मुंह कितना खुला है? लगभग संपूर्ण ही खुला है, मतलब पूरा ही खुला है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है। मुख पूरा खुला रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा खुलता है, अर्थात सर्वाधिक खुला रहता है। जैसे आ। अब बात करते हैं 4 नंबर पर, यहाँ पर आ जाएगा। बात करते हैं अर्धविवर्त के बारे में।
4 नंबर पर क्या कौन सा आ जाएगा? अर्ध विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त में लिख लो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर्त स्वरों की तुलना में आधा खुला रहता है, मतलब उनकी तुलना में आधा बंद रहता है, क्या कहलाते हैं? अर्थात अर्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा खुला रहता है, यानी कि इसमें खुला रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा उनसे, यानी कि थोड़ा सा बंद रहेगा। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा सा खुला रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, यहाँ पर लिखा है, मुख विवर्त स्वरों की तुलना में आधा सा खुला रहता है। जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं, आगे लिख देना अर्ध विवर्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि हमें अभी नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी, इसलिए इसका उदाहरण अभी यही बता देता हूँ मैं। ए और ओ, ये तीनों क्या आएगा? अर्ध विवर्त स्वर के अंदर शामिल है। अब बात करते हैं हम नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर 2 प्रकार के होंगे, निर्नुनासिक और अनुनासिक। तो इन स्वरों को हम अगली स्लाइड में बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर 2 प्रकार का होता है, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक की बात करते हैं, निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर क्या होंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाले स्वर ध्वनियां निर्नुनासिक कहलाते हैं, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। अर्थात मुख से उच्चारित होते हैं, अर्थात मुख से उच्चारित होते हैं, क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से शामिल होंगे? इसके अंदर सभी स्वर को शामिल किया जाता है। निर्नुनासिक के अंदर कौन कौन से स्वर शामिल है? सभी स्वर निर्नुनासिक के अंदर शामिल है, मतलब जो भी 11 स्वर है हमारे, सभी के सभी निर्नुनासिक स्वर में शामिल है। अब 2 नंबर पे बात करेंगे क्या? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में क्या आएंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका भी उच्चारण में भाग लेती है, यानी कि मुख प्लस नासिका। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात नासिका के साथ साथ मुख का भी प्रयोग होता है। इसमें लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लो, निर्नुनासिक कहलाते हैं, होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे
इसके अंदर नासिका के साथ साथ मुंह का भी प्रयोग होगा, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, सभी स्वर शामिल होंगे, यानी कि नासिका के साथ साथ उच्चारित होने वाली ध्वनियां या स्वर कहलाते हैं, मतलब ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और ओ। लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है, ए होगा वो बिंदी वाला होगा, आ होगा वो चंद्र बिंदु वाला, मतलब आ के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, चंद्र बिंदु, यानी कि बिना मात्रा वालों के ऊपर क्या लगाएंगे हम, चंद्र बिंदु। ई, उ, ए, ओ, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 और री। ये है स्वर क्या होंगे, हमारे अनुनासिक स्वर होंगे, यानी कि जिसके ऊपर क्या होगी, बिंदी होगी, ऊपर क्या होगी, जिसके ऊपर बिंदी होगी, यानी कि चंद्र बिंदु होगी या बिंदु होगी। इसकी यही पहचान है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है अनुनासिक का, और चंद्र बिंदु हमें कंफ्यूज कर देती है, इसलिए जिसके ऊपर बिंदी वह क्या होगा, अनुनासिक स्वर होगा, जिसका हम प्रयोग नासिक के द्वारा कर सकते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, यानी कि बिंदी साथ में आएगी हमारे। कल हम बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण और उनके कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं, और कल हम वर्ण विचार को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।